गुड मॉर्निंग। हाँ जी सर। यूट्यूब पे एक मिनट। अ, ठीक है। हाँ, चलिए। सीए इंटर में कितने ग्रुप है? दो ग्रुप, ग्रुप वन एंड ग्रुप टू। आज ग्रुप वन की क्लास स्टार्ट है आपकी। ग्रुप वन में कितने सब्जेक्ट है? तीन सब्जेक्ट। सबसे पहला एडवांस अकाउंट्स, दूसरा कॉरपोरेट एंड अदर लॉ, और थर्ड टैक्सेशन। ग्रुप वन के अंदर कॉरपोरेट एंड अदर लॉ जो सब्जेक्ट है वो मेरा सब्जेक्ट है। माय नेम इज गौरव बंसल। 16 ईयर का मुझे टीचिंग एक्सपीरियंस है। सीए इंटर में और फाउंडेशन में क्या फर्क आएगा? मेजर फर्क क्या आएगा? सीए फाउंडेशन में आपके कितने सब्जेक्ट सब्जेक्टिव थे? दो, और दो ऑब्जेक्टिव। अब सारे सब्जेक्ट क्या होंगे? सब्जेक्टिव। तो सीए इंटर सारा का सारा क्या है? सब्जेक्टिव है। ठीक है। हालांकि इसमें हर सब्जेक्ट में 30 मार्क्स के एमसीक्यू दिए होंगे। तो मैं बात करता हूं सबसे पहले कॉरपोरेट एंड अदर लॉ इस सब्जेक्ट की। कॉरपोरेट लॉ के बारे में सुना हुआ है? कॉरपोरेट का मतलब क्या होता है? कंपनी। इसके बारे में थोड़ा बहुत था ना फाउंडेशन में। द कंपनी एक्ट 2013। अदर लॉ में आपको 3 चैप्टर पढ़ने को मिलेंगे। एक मिनट। एक चैप्टर आएगा जीसीए, जनरल क्लोज एक्ट। एक चैप्टर आएगा आईओएस, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। और एक सब्जेक्ट आएगा आपका, एक चैप्टर आएगा आपका फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ये 3 एक्ट है। कंपनी एक्ट में कितने सेक्शन होते हैं? 470 सेक्शन, 470 सेक्शन। बट आपके सिलेबस में सारे नहीं है। आपके सिलेबस में मान के चलिए लगभग 11 चैप्टर है, 12 चैप्टर है इसमें। 11 चैप्टर कंपनी एक्ट के, जिसमें सेक्शन 148 ये कवर होंगे अप टू सेक्शन 148, और 2-3 सेक्शन एक्स्ट्रा है फॉरेन कंपनी के, वो कवर होंगे। तो मेन आपका फोकस किस पे रहेगा? सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 148 तक। इसके बाद के जो सेक्शन है वो सीए फाइनल में आते हैं। ठीक है। उसके बाद एक चैप्टर जो आपका होगा 12 चैप्टर, वो है एलएलपी का। एलएलपी सुना है? लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। फाउंडेशन में था ना, एलएलपी एक्ट 2008। ये चैप्टर भी आपका। तो टोटल कितने चैप्टर हो गए? बोलो। 15 चैप्टर। टोटल कितने चैप्टर? 15 चैप्टर्स अपने को पढ़ने हैं। 15 चैप्टर, जिसमें चैप्टर नंबर 1 जो होगा वो ना के बराबर है। ये चैप्टर आपका डेफिनेशंस का है। ये चैप्टर सबसे लास्ट में करवाता हूं मैं। रीजन क्या है? इसमें सिर्फ डेफिनेशंस दे रखी है, और ये सारी की सारी डेफिनेशन जो है चैप्टर्स में कवर्ड होती है ऑलरेडी, कुछ डेफिनेशन को छोड़ के, जो लास्ट में कर लेंगे अपन। चैप्टर नंबर 2, 3, 4, उसके बाद 7, 9, 10, ये चैप्टर जो है ये बड़े चैप्टर है, बिग चैप्टर्स। ये चैप्टर जो है ये बड़े चैप्टर्स की कैटेगरी में आते हैं। चैप्टर नंबर 5, 6, 8, 11, 12,
ये स्मॉल चैप्टर है कंपनी एक्ट के। ये सारे के सारे स्मॉल चैप्टर कंपनी एक्ट में। कॉर्पोरेट लॉ का जो पोर्शन है, कॉर्पोरेट लॉ टोटल आता है आपका 70 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? 70 मार्क्स का। और जो अदर एक्ट्स हैं वो कितने मार्क्स का रहता है? 30 मार्क्स का। यानी कि 3 चैप्टर कितने मार्क्स के हैं? 30। और ये पोर्शन कितने का है? 70 मार्क्स का। बट अगर ध्यान से देखें तो मेन चैप्टर कौन से हैं? 2, 3, 4, 7, 9 और 10। 6 चैप्टर है। मान के चलिए इन 6 चैप्टर में से एग्जाम में आपका 50 मार्क्स का आ जाता है। 50 भी क्यों, 60 का मान के चलो, 70 में से 60। और अदर लॉ में तो चैप्टर ही 3 है। ठीक है, पेपर का पैटर्न क्या रहेगा वो समझते हैं। सारा का सारा क्या है? सब्जेक्टिव है। 30 मार्क्स के क्या आते हैं? एमसीक्यू। 30 मार्क्स के क्या रहेंगे? एमसीक्यू। नो नेगेटिव मार्किंग, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। सारे के सारे एमसीक्यू कंपलसरी हैं। ज्यादातर एमसीक्यू है वो केस स्टडी बेस्ड आएंगे। केस स्टडी बेस्ड, इसको हम केस सिनारियो बेस्ड एमसीक्यू भी बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जब इंस्टीट्यूट ने 30 मार्क्स के एमसीक्यू स्टार्ट किए थे तो स्टार्टिंग में पैटर्न क्या होता था? एक एक नंबर के 30 एमसीक्यू पूछते थे वो। फॉर एग्जांपल प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम कितने मेंबर हो सकते हैं? बताओ कितने हो सकते हैं? 200। तो वो एमसीक्यू में 4 ऑप्शन दे रखे थे। पहले स्टार्टिंग ऐसे हुई थी। ठीक है, धीरे धीरे इंस्टीट्यूट ने थोड़ा सा गियर बदला, फिर एमसीक्यू कर दिए उन्होंने 2-2 नंबर के, 2-2 नंबर के 15 एमसीक्यू। बच्चों के लिए और इजी हो गया। फिर इंस्टीट्यूट ने क्या किया? 10 एमसीक्यू 2-2 नंबर के और 10 एमसीक्यू 1-1 नंबर के। अब इंस्टीट्यूट ने क्या कर रखा है? एमसीक्यू की केस स्टडी बना दी। आपके सामने एक स्टोरी सुनाएंगे लगभग आधे पेज की, 1 पेज की। इस बार का जो लॉ का पेपर आया, किसी को रिव्यू पता है क्या रिव्यू था? लेंदी बहुत था। उसमें केस स्टडी जो है वो ज्यादा लेंदी बनाई हुई थी। क्यों? क्योंकि एमसीक्यू को लेकर ज्यादातर बच्चों को यही लगता था कि मार्क्स लेने इजी है। इजी अब भी है, इजी अब भी है, बट वो केस स्टडी क्या बना दी? थोड़ी लेंदी बना दी। उसको पढ़ो, उस केस स्टडी को पढ़ने के बाद 3 क्वेश्चन मिलेंगे, एमसीक्यू मिलेंगे, 3 एमसीक्यू। और हर एमसीक्यू कितने मार्क्स का? 2 नंबर का। तो ऐसे करते करते 5 केस स्टडी देते थे पहले। एक केस स्टडी कितने मार्क्स की? 6 नंबर की। अब कितनी आई? 4 और 2-2 नंबर के 3 सिंपल एमसीक्यू। तो आईसीआई का कोई फिक्स पैटर्न नहीं है कि हम एमसीक्यू कैसे देंगे आपको, बिना केस स्टडी के देंगे, केस स्टडी वाले देंगे, ऐसा कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। बट अभी ट्रेंड क्या चल रहा है? केस स्टडी का। ठीक है, इन एमसीक्यू को हम अलग से कोई सब्जेक्ट नहीं मानेंगे, ध्यान रखना। ये कोई अलग से सब्जेक्ट नहीं है। जो आप चैप्टर पढ़ोगे उन्हीं चैप्टर से क्या बनेंगे? एमसीक्यू बनेंगे। ठीक है, कई बार है ना कुछ टीचर आपको मिसगाइड करने के लिए क्या करते हैं? अपनी एमसीक्यू की बुकलेट निकालते हैं कि ये पढ़ लो। और अपने को भी लगता है कि एक बुकलेट पढ़ने से अगर 30 मार्क्स पक्के हो रहे हैं तो क्यों नहीं पढ़नी चाहिए, बट वो सिर्फ बुकलेट बेचने का तरीका होता है। ठीक है, आप जो चैप्टर ध्यान से पढ़ोगे उसी में से ही एमसीक्यू बन के आएगा। जैसे आज मैं आपको पढ़ाना शुरू करूंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि इस पॉइंट में से एमसीक्यू बनता है। तो एमसीक्यू को अलग से सब्जेक्ट नहीं मानना है, पहली बात तो ये। तो ये 30 मार्क्स जो है ये 70 मार्क्स से ही बनेंगे। क्लियर? सेकंड पोर्शन जो आता है अपना सब्जेक्टिव वाला, वो कितने मार्क्स का है? 70 मार्क्स का है। ये सब्जेक्टिव पोर्शन है। फर्स्ट क्वेश्चन जो आएगा वो कंपलसरी होगा। फर्स्ट क्वेश्चन जो आएगा वो कंपलसरी होगा। फर्स्ट क्वेश्चन 14 मार्क्स का होता है नॉर्मली। 14 मार्क्स का एक सिंगल नहीं होगा, इसमें 2 से 3 पार्ट होंगे। 3 पार्ट मान के चलो, 5-5 नंबर के 2 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन 4 नंबर का। ऐसे पहला क्वेश्चन जो होगा वो कंपलसरी होगा। उसके बाद सेकंड नंबर से लेके 6 नंबर तक कितने क्वेश्चन होंगे?
5। इसमें से हमें क्या करने हैं, अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चन। कोई 4 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने, मतलब अगले 5 क्वेश्चन में से आपकी चॉइस है, आप कोई भी 4 क्वेश्चन क्या कर सकते हो, अटेम्प्ट कर सकते हो। और इसमें जो 6th क्वेश्चन है ना बेटा, इसमें एक क्वेश्चन की इंटरनल चॉइस भी आती है। मतलब ये 6th क्वेश्चन जो है ये 14 मार्क्स का नहीं होता, ये लगभग 20 मार्क्स का होता है। इसमें 6-6 नंबर के 2 क्वेश्चन है ना, और करके दे रखे होंगे। तो पूरा पेपर जो है वो कितने मार्क्स का बना, आपको दिख रहा है तो बोलो। पूरा पेपर 120 मार्क्स का बना। कितने पेपर का, कितने मार्क्स का बना, 120 मार्क्स का। जिसमें से अटेम्प्ट कितने का करना है, अटेम्प्ट 100 मार्क्स का। कितने मार्क्स का अटेम्प्ट करना है, 100 मार्क्स का। 30 मार्क्स के तो कंपलसरी है, और इसमें पहला क्वेश्चन कंपलसरी है, बाकी 5 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 4। तो ये ऐसा फाउंडेशन में नहीं था ना, फाउंडेशन में लॉ के पेपर में तो था आई थिंक, है ना। इंटर के अंदर भी ये रहेगा। और ये ट्रेंड जो है ये सिर्फ फर्स्ट पेपर में नहीं है, लॉ के पेपर में नहीं है, हर पेपर में है। इंटर के हर पेपर में ट्रेंड रहेगा। 30 मार्क्स के एमसीक्यू, पहला सब्जेक्टिव क्वेश्चन कंपलसरी रहेगा, उसके बाद सेकंड नंबर से लेके 6 नंबर तक के क्वेश्चन में से कोई भी 4 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, और लास्ट क्वेश्चन में हमेशा एक इंटरनल चॉइस मिलेगी। ये 6 के 6 पेपर में अप्लाई होगा इंटर के अंदर। क्लियर है, ओके। नोटबुक लाए हो, निकालो फिर। चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 2 का नाम है इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी एंड मैटर्स इncidental thereto। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 8 to 10 मार्क्स की वेटेज रखता है, 8 to 10 मार्क्स की वेटेज रखता है। इस पूरे चैप्टर में सेक्शन 3 से लेके सेक्शन 22 तक हम पढ़ेंगे, सेक्शन 3 से लेके सेक्शन 22। अच्छा, चैप्टर का नाम बड़ा अजीब सा नहीं लग रहा, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी एंड मैटर इंसिडेंटल देयरटू। चलो समझे। सबसे पहले ये जो चैप्टर का नाम है, ये चैप्टर का नाम मैंने नहीं बनाया। कोई भी एक्ट जो होता है, हर एक्ट किस में बटा होता है, चैप्टर में बटा होता है। कितने सेक्शन बताए थे मैंने आपको, 470 सेक्शन, ठीक है। तो हर एक्ट किस में बटा होता है, सेक्शन, ठीक। सेक्शंस का मतलब पता ही होगा, जैसे आपके स्कूल में सेक्शन होते थे ना, सेक्शन ए, सेक्शन बी, पार्ट। अब जो सेक्शन किसी पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड है, जो सेक्शन किसी पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड है, एक्ट वाले क्या करते हैं, उसको क्लब कर देते हैं, ठीक है। जो सेक्शंस जो है, जो किसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड है, वो क्या कर देते हैं, क्लब कर देते हैं, और उसको एक नाम दे देते हैं क्लब करने के बाद। तो ये है चैप्टर का नाम। ये कंपनी एक्ट का चैप्टर नंबर 2 है, ये आपकी बुक का चैप्टर नंबर 2 नहीं है। कंपनी एक्ट भी किस में बटा हुआ है, चैप्टर्स में बटा हुआ है। उसमें चैप्टर नंबर 2 किसका है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी एंड मैटर इंसिडेंटल देयरटू। इसमें हर वो सेक्शन जो कंपनी इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड है, और इससे रिलेटेड, इंसिडेंटल मतलब लिंक्ड, कंपनी इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड जो सेक्शंस हैं उनको क्लब कर दिया, इकट्ठा कर दिया। चैप्टर नंबर 1 आपका मिलेगा प्रीलिमिनरीज का, कि ये एक्ट जो है किस पे अप्लाई होता है, और इस एक्ट में यूज होने वाली डेफिनेशंस के बारे में। चैप्टर 2 किसका है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी एंड मैटर इंसिडेंटल देयरटू। चैप्टर 3 जो आएगा वो आएगा आपका प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर। उसमें सेक्शन 23 से लेके 42 तक के मिलेंगे। उसमें शेयर्स इश्यू कैसे होते हैं, अलॉट कैसे होते हैं, उसके सेक्शंस क्या कर रखे हैं, इकट्ठे कर रखे हैं। फिर चैप्टर 4 आएगा
शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर, उसमें शेयर कैपिटल के बारे में और डिबेंचर के बारे में बता रखा है। उसमें सेक्शन 43 से लेके आपको आगे के सेक्शन मिलेंगे 72 तक, नॉमिनेशन का होता है जो। उसके बाद आएगा आपका चैप्टर डिपॉजिट, उसके बाद आएगा चार्जेस। ऐसे चैप्टर कंपनी एक्ट ने बना रखे हैं, हमने नहीं बना रखे हैं। तो ये नाम थोड़ा सा अजीब लग रहा है, बट इसको पढ़ने से पता लग रहा है कि इस चैप्टर में हम कौन से सेक्शन पढ़ने वाले हैं जो कंपनी इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड है, और उसके बाद के सेक्शन जो कंपनी इनकॉर्पोरेशन से लिंक्ड होते हैं। क्लियर? इसमें कुछ पोर्शन हम ऐसा पढ़ने वाले हैं जो आपने फाउंडेशन में पढ़ा हुआ है। फाउंडेशन में आपका कंपनी एक चैप्टर था ना, कंपनी क्या होती है, फिर उसने आपने उसका फीचर पढ़ा होगा, फिर लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल का टॉपिक था, फिर टाइप्स ऑफ कंपनी था। कुछ पोर्शन अभी भी रिपीट होगा, बट फाउंडेशन में उसकी इंटेंसिटी, उसकी गहराई इतनी ज्यादा नहीं थी, अब थोड़ी गहराई ज्यादा आएगी। ठीक है? तो सबसे पहले आप लोगों को कंपनी के बारे में पता होगा, कंपनी क्या होती है, कंपनी की डेफिनेशन बताओ क्या होती है कंपनी की डेफिनेशन। कंपनी मीन्स अ कंपनी incorporated under this act or any previous company law। ये डेफिनेशन है। कंपनी इज एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन हैविंग परपेचुअल सक्सेशन एंड सेपरेट लीगल एंटिटी। जो ये आप सोच रहे हो ये मीनिंग है। मीनिंग हर बंदे का अपना अपना हो सकता है। मीनिंग का मतलब है हमें क्या समझ में आया, डेफिनेशन का मतलब क्या होता है, एक्ट में ये वर्ड कैसे डिफाइंड है। ठीक है? तो मुझे बताओ कौन सा एक्ट पढ़ रहे हो बेटा? द कंपनी एक्ट 2013। हम कौन सा एक्ट पढ़ रहे हैं? कंपनी एक्ट 2013 पढ़ रहे हैं। तो कंपनी का मतलब क्या हुआ बताओ? कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनकॉर्पोरेटेड? रजिस्टर्ड। बड़ा अजीब सा लग रहा है, डेफिनेशन बड़ी अजीब सी है, समझते हैं इसका मतलब भी। जब मैं सीए बना तो मेरे पास में मेरा एक रिलेटिव आया और उसने मुझे कहा कि यार एक कंपनी बनानी है। अब देखो मैं बनिया हूं तो मेरा रिलेटिव भी क्या होगा, बनिया ही होगा, और बनिया 10 जगह ट्राई करके आता है या ट्राई करेगा भी। तो मैंने कहा भैया कौन सी कंपनी बनानी है? का प्राइवेट कंपनी। तो मैंने उनको खर्चा बता दिया। प्राइवेट कंपनी की रजिस्ट्रेशन फीस भी लगती है, ठीक है, अब काफी कम हो गई है। हमारे जब मैंने 2011 में सीए कंप्लीट की थी तब फीस थोड़ी ज्यादा होती थी। रजिस्ट्रेशन फीस मान के चलो कि हमारी जेब से जो लगती थी वो 6 से 7 हजार रुपए लग जाती थी। तो नॉर्मली कोई भी क्लाइंट आता था ना कि प्राइवेट कंपनी बनानी है तो हम 25 हजार रुपए से कम नहीं मांगते थे। कोई थोड़ा नोन आ गया तो 15 हजार मांग लिए, ठीक है, 15,000। ये बिल्कुल ही क्लोज रिलेटिव था तो मैंने उनको 10,000 बोल दिए। 6,000 7,000 तो जेब से ही लगेंगे, 3,000 मैंने ऐड करके बोल दिया। मैं कहा भैया आप एक काम करना 10,000 रुपए दे देना। उन्होंने कहा मैं कल बताता हूं। मैं कहा ठीक है। उसके बाद वो भैया आए ही नहीं। थोड़े दिन बाद कोई शादी वादी थी तो उसमें मिले, तो मैंने कहा भैया क्या बात आप आए नहीं, कंपनी बनवानी थी आपको? वो तो मैंने दूसरे बंदे से बनवा ली। मैं कहा कोई बात नहीं, दूसरे बंदे से बनवा ली तो। बोला बाकी यार तेरे रेट तेज है, थोड़े रेट ठीक कर। मैं रेट तेज है? मैं मार्केट में कोई 15,000 से नीचे कंपनी बनाता ही नहीं। आप तो बिल्कुल क्लोज रिलेटिव थे इसलिए मैंने 10 बोला। 7,000 का तो खर्चा है। मैं कहा आपने कितने बनवाई? बोला मैंने तो 2,000 में बनवा ली। 2,000 में कंपनी कैसे बन जाएगी भाई? रजिस्ट्रेशन फीस है 7,000 तो। फिर भी मैंने सोचा मैं चलो हो सकता है यार कोई नया सीए हो सकता है कि क्लाइंट तोड़ने के लिए पल्ले से फीस भर रहा हो, ठीक है, कि एक बार कंपनी बना लेते हो, क्योंकि हर कंपनी की ऑडिट क्या होती है, कंपलसरी होती है, तो ऑडिट में पैसे ज्यादा मांग लूंगा। मैं कहा कोई बात नहीं। थोड़े दिन बाद मुझे उनके ऑफिस जाना था किसी काम से, तो मैं उनके ऑफिस में गया। आपको पता है ना कंपनी का जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आता है वो रजिस्टर्ड ऑफिस में लगा होना जरूरी है। तो जहां पर भैया बैठे थे मैंने नजर घुमा के देखे कहीं पर भी सर्टिफिकेट नहीं लगा हुआ था। मैं कहा भैया कंपनी इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट नहीं लगा रखा आपने? बोला यार वो अभी फ्रेम करवाना है, आया हुआ है। उसने निकाल के मेरे सामने रख दिया। मैंने देखा पार्टनरशिप एक्ट 1932 में रजिस्टर्ड। मैंने कहा भैया ये तो पार्टनरशिप फर्म में रजिस्टर्ड है, कंपनी एक्ट में तो रजिस्टर्ड नहीं है। बोला यही तो बनवानी थी मेरे को। मैं कहा भैया ये कंपनी थोड़ी है, पार्टनरशिप फर्म है। कहते प्राइवेट कंपनी होती है ना, पार्टनरशिप फर्म क्या होती है? प्राइवेट कंपनी। मेरे को यही बनवानी थी। अब वही बात, जिन्होंने कॉमर्स नहीं पढ़ी
उनके अकॉर्डिंग पब्लिक कंपनी क्या होती है, कंपनी होती है जो शेयर इश्यू कर सकती है पब्लिक को, जो आईपीओ लाती है, एफपीओ लाती है ना कंपनी, उनके अकॉर्डिंग वही कंपनी होती है। और जिन लोगों ने कॉमर्स नहीं पढ़ी हुई, और कई बंदे ऐसे जिन्होंने बीकॉम की भी हुई है, उनके अकॉर्डिंग पार्टनरशिप फर्म इज अ प्राइवेट कंपनी जो शेयर इश्यू नहीं कर सकती। अच्छा, आप लोगों ने +1 में जब बिजनेस स्टडी पढ़ी थी तब भी तो कंपनी का कॉन्सेप्ट आया था, तो उसमें शुरुआत कैसे हुई थी? कंपनी का मतलब क्या होता है? कंपनी एक लैटिन वर्ड है जिसके अंदर 2 वर्ड है, कंपनी, कम मतलब कम टुगेदर, पनी मतलब खाना खाना। तो बेसिकली ग्रुप में बैठ के खाना खाने वाले बंदों को क्या बोलते थे? कंपनी बोलते थे। पुराने जमाने में बंजारे, ठीक है ना, जो इकट्ठा बैठ के खाना खाते, यार दोस्त, कंपनी। आपके घर वाले नहीं बोलते, आजकल तो उल्टा जवाब देने लग गया है, किसकी कंपनी में रहता है। कंपनी का हिंदी का मतलब क्या होता है? संगत, किसके साथ रहते हो, तुम्हारा ग्रुप क्या है। तो कंपनी का जनरल मीनिंग क्या होता है? ग्रुप। तो पार्टनरशिप फर्म एक ग्रुप है या नहीं है? है। ट्रस्ट एक ग्रुप है या नहीं है? है। एलएलपी एक ग्रुप है या नहीं है? है। सोसाइटी ग्रुप है या नहीं है? है। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी ग्रुप है या नहीं है? है। तो फिर तो सारी कंपनी है। तो इस एक्ट में क्या कहा गया, देखो ध्यान से, इस एक्ट में कहा कि हमारे एक्ट में कंपनी का मतलब क्या होगा, यानी कि इस एक्ट में कंपनी का मतलब क्या होगा? वही कंपनी यानी कि वही ग्रुप जो इस एक्ट में क्या हो? रजिस्टर्ड हो। अब बताओ, क्या पार्टनरशिप फर्म कंपनी है? कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो हमारे एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं है। पॉइंट समझ में आया? सर थोड़ा थोड़ा समझ में आया, मजा नहीं आया। सेक्शन 2 किसका होता है? हर एक्ट का, किसी भी एक्ट का सेक्शन 2 उठा लेना बेटा। हर एक्ट का सेक्शन 2 डेफिनेशंस का होता है। सेक्शन 1 किसका होता है? अप्लीकेबिलिटी का। ये जो एक्ट तुम पढ़ रहे हो, ये कहां अप्लाई होगा, किस पर अप्लाई होगा। क्लियर? सेक्शन 2 जो है वो ये बताता है, इस एक्ट में आगे बढ़ने से पहले भैया कुछ वर्ड्स हैं, जो वर्ड्स हम डिफाइन कर देते हैं। आप इन वर्ड्स का जनरल मीनिंग मत ले लेना, हमारे एक्ट में इस वर्ड का मतलब क्या है? स्पेशल है। तो बिफोर गोइंग इनटू फर्दर प्रोविजन, हम आपको बता देते हैं कि पूरे कंपनी एक्ट में जहां जहां कंपनी वर्ड आएगा, इसका मतलब सिर्फ वही कंपनी जो इस एक्ट में क्या हो? रजिस्टर्ड हो। तो इस लाइन का मतलब यह हुआ कि कंपनी एक्ट के प्रोविजन पार्टनरशिप फर्म पर अप्लाई नहीं होंगे, कंपनी एक्ट के प्रोविजन एलएलपी पर अप्लाई नहीं होंगे, सोसाइटी पर, कोऑपरेटिव सोसाइटी पर, ट्रस्ट पे, इन सब पे अप्लाई नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि वो हमारे एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं है। इस एक्ट में कहीं भी, पूरे 470 सेक्शन में कहीं भी वर्ड अगर कंपनी आया, तो इसका मतलब सिर्फ वही ग्रुप जो हमारे एक्ट में रजिस्टर्ड हो। पॉइंट सब में आ गया? अच्छा, पता लग रहा है कि ये कंपनी एक्ट 2013 कब आया? बताओ, क्या पता लग रहा है? 2013 में आया। 2014 में था, 2013 में पास हो गया था, अप्लीकेबल 2014 से हुआ है। बट एक बार मैं आपकी बात मान के चलता हूं कि 2013 में आया, तो क्या उससे पहले कंपनीज का कॉन्सेप्ट नहीं था? इंडिया में आने वाली सबसे पहली कंपनी कौन सी थी? ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजों की कंपनी। तो बेटा कंपनी एक्ट तो इससे पहले भी था। कोई एग्जांपल बताओगे? द कंपनी एक्ट, हाँ 1956, इससे पहले भी और भी एक्ट थे। मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं। अच्छा मुझे बताओ, अब कोई कंपनी अगर 2010 में रजिस्टर्ड है, अगर कोई कंपनी 2010 में रजिस्टर्ड है, तो कौन से एक्ट में रजिस्टर हुई होगी? 1956 में रजिस्टर हुई होगी। अब अगर मैं सिर्फ इस कंपनी की डेफिनेशन में और वाली पॉइंट को इग्नोर कर दूं, और वाले पॉइंट को इग्नोर कर दूं, सिर्फ फर्स्ट लाइन पढ़ूं, तो फर्स्ट लाइन क्या करे? इस एक्ट में कंपनी का मतलब क्या होगा? जो कंपनी एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड हो। जबकि 2010 में जो कंपनी रजिस्टर्ड है वो तो 2013 में रजिस्टर्ड नहीं है। तो अब वो कंपनी पूछ रही है कि भाई इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अब मैं कंपनी नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? क्योंकि मेरा रजिस्ट्रेशन कंपनी एक्ट 2013 में है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि उस टाइम कंपनी एक्ट 2013 था ही नहीं। अब मेरे सामने दो रास्ते। पहला रास्ता, या तो मैं अपनी कंपनी को कंपनी ही नहीं मानूं अब, या दूसरा रास्ता क्या है कि मैं दोबारा रजिस्ट्रेशन करवाऊं, किसमें? कंपनी एक्ट 2013 में। अच्छा रजिस्ट्रेशन फ्री में होता है? नहीं सर, पैसे लगेंगे। तो पैसे दोबारा लगने चाहिए? नहीं। तो यहां पर एक्ट में क्या लिखा? और कोई भी ऐसी कंपनी जो प्रीवियस कंपनी लॉ में भी रजिस्टर्ड है, उसे भी क्या माना जाएगा? इस एक्ट में कंपनी माना जाएगा। मतलब आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है। तो कोई भी कंपनी जो कंपनी एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड है, या किसी पुराने कंपनी एक्ट में क्या है? रजिस्टर्ड है,
इस एक्ट के अकॉर्डिंग वो क्या है, कंपनी है। पॉइंट क्लियर, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। हाँ, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो आपने पढ़ा टाइप्स ऑफ कंपनी। टाइप्स ऑफ कंपनी, कंपनी कितने तरह की होती है, डिपेंड करता है सर किस बेस पर पूछ रहे हो। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स। नंबर ऑफ मेंबर्स, कितने तरह की कंपनी होती है बताओ ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर? 3, ओपीसी, प्राइवेट, पब्लिक। ओपीसी, प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी, ठीक है। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, कौन सी कंपनी किसको कंट्रोल करती है, कितने तरह की होती है, कौन कौन सी? होल्डिंग सब्सिडरी एंड एसोसिएट कंपनी, ठीक है, कोई दिक्कत? उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेस टू कैपिटल। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेस टू कैपिटल, कि इस कंपनी की कैपिटल अगर मुझे खरीदनी है तो मुझे कहां जाना पड़ेगा? ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेस टू कैपिटल, सॉरी कैपिटल लिख दिया, एक्सेस टू कैपिटल। अगर मुझे इस कंपनी की कैपिटल को खरीदना या बेचना है तो मुझे कहां जाना पड़ेगा? तो दो तरह की कंपनी होती है, एक लिस्टेड कंपनी और एक अनलिस्टेड कंपनी। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स। ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटीज ऑफ मेंबर्स, कितने तरह की कंपनी होती है? दो तरह की, लिमिटेड कंपनी एंड अनलिमिटेड कंपनी। लिमिटेड कंपनी एंड अनलिमिटेड कंपनी, क्लियर है? लिमिटेड कंपनी में फर्दर 3 तरह की, कौन कौन सी? बाय शेयर, बाय गारंटी एंड बाय बोथ। करेंगे, इन सब के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। और उसके बाद में लास्ट अदर बेसिस। अदर बेसिस, तो अदर बेसिस में कौन कौन सी कंपनी थी? अंडर सेक्शन 8 कंपनी, स्मॉल कंपनी, पीएफआई पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट कंपनी, निधि कंपनी, डोरमेंट कंपनी, और बताओ और कुछ याद आ रहा है? फॉरेन कंपनी एटसेट्रा, ठीक है। ये सारा का सारा फाउंडेशन में पढ़ा था ना, बट इंटर में ये डेफिनेशन तो देखो है, बट जो इंटर में मेन जो कॉन्सेप्ट आता है वो आपका आता है ओपीसी और एक अंडर सेक्शन 8 कंपनी। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, और मान के चलो इन दोनों टॉपिक में से एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। ओपीसी के बारे में सब पढ़ा हुआ है ना, नोट हो रहा है? देखो मैं अपने पढ़ाने का तरीका बता देता हूं, मैंने बताया नहीं आपको। मैं सबसे पहले हर टॉपिक के नोट्स बनवाता हूं, हर टॉपिक के नोट्स। उसके बाद आपको बुक में से लाइन टू लाइन पढ़ाऊंगा, क्योंकि एक्ट में सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है? लीगल लैंग्वेज पढ़ना और याद करना। अगर लीगल लैंग्वेज पढ़ोगे नहीं तो याद नहीं होगी, ठीक है। और लीगल लैंग्वेज पढ़ने से पहले उसको समझना जरूरी है, इसलिए पहले मैं नोट्स बनाकर आपको हर चीज क्या करूंगा? समझाऊंगा। हर चीज के नोट्स बनेंगे, एक भी सेक्शन ऐसा नहीं होगा जिसके आपको नोट्स नहीं बनाऊंगा, हर चीज के नोट्स बनेंगे। उसके बाद उसको बुक में से लाइन टू लाइन, फिर उसका क्वेश्चन बैंक। हालांकि देखो मैं क्वेश्चन बैंक है ना बहुत फेवर में नहीं रहता हूं, आईसीआई अपना ट्रेंड चेंज करती है। तो अगर आपका मटेरियल आपने अच्छे से पढ़ रखा है तो फिर कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए और कैसा भी क्वेश्चन आ जाए सोल्व हो जाएगा। ज्यादातर बच्चे मारे ही किस लिए जाते हैं? क्वेश्चन बैंक के चक्कर में।
ज्यादातर बच्चे क्या सोचते हैं लास्ट में, क्या सोचते हैं लास्ट में, टाइम तो कम ही होता है बेटा एग्जाम टाइम में, तो माइंड में क्या आता है, नोट्स पढ़ के चले जाते हैं या क्वेश्चन बैंक पढ़ के चले जाते हैं। टीचर से पूछ लेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से, टीचर हाईलाइट भी करवा देगा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बाई चांस उसमें से एग्जाम में नहीं आया तो। इस बार यही तो हुआ है सीए इंटर के एग्जाम में के साथ, फाउंडेशन में भी तो हुआ होगा फाउंडेशन में कुछ चैप्टर्स में कि जो टॉपिक आपने लेस इंपॉर्टेंट समझ के छोड़ा होगा और उसमें से 8 नंबर का क्वेश्चन आ गया होगा। शायद डेप्रिसिएशन में कुछ ऐसा था ना अकाउंट्स के चैप्टर में। हाँ, तो उसमें टीचर की गलती थोड़ी है, क्योंकि कभी नहीं पूछती थी इंस्टीट्यूट, बट इंस्टीट्यूट ये सारी चीजें ट्रैक करती है कि बच्चा क्या चीज स्किप करके जा रहा है। मैं आपको नोट्स अच्छे बनवा के दूंगा, मेरी आदत है नोट्स मैं बहुत अच्छे बनवा के देता हूं, बट मैं बच्चे को कभी ये सलाह नहीं देता कि सिर्फ मेरे नोट्स पढ़ के चले जाओ, या ना सलाह मैं आज दूंगा ना मैं आगे। नोट्स सिर्फ चीजों को समझने के लिए होते हैं ताकि सेक्शन आपको समझ में आ जाए। बुक में से पढ़ना पड़ेगा बेटा, और बुक में भी मार्क करवाऊंगा मैं कि ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, कीवर्ड है, ठीक है, सारी चीजें समझा के दूंगा मैं आपको। बट कभी भी क्वेश्चन बैंक में बेस मत होके जाना, ये क्वेश्चन बैंक आपको लिमिट कर देता है, ठीक है, कि आपकी सोच लिमिटेड होगी कि ये क्वेश्चन आएगा, इस तरह का कोई जरूर नहीं है बेटा। आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होना चाहिए। मेरा मेन फोकस किस पे रहेगा, आपके क्वेश्चंस, आपके कॉन्सेप्ट्स पे। कॉन्सेप्ट अगर स्ट्रांग है ना, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, कैसा भी आ जाए, आप सोल्व कर दोगे, ठीक है। तो पहला टॉपिक आपका ओपीसी। नए पेज पर आ जाओगे तो बेटर रहेगा, पूरा पेज लगेगा। जो नोटबुक नहीं लेके आए और अलग अलग कलर के पेन नहीं ले गए, कोई बात नहीं, आज वाली पीडीएफ में शेयर कर दूंगा आपके साथ, तो घर पे जाके बना लेना। आगे से कल से नोटबुक लेके आनी है, फेयर नोटबुक ही लेके आनी है सीधा, और हो सके तो 4 कलर के पेन, ब्लैक, ब्लू, रेड और ग्रीन, ठीक है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में कौन सा, ओपीसी। ओपीसी, वन पर्सन कंपनी, वन पर्सन कंपनी। इट इज अ प्राइवेट कंपनी। वन पर्सन कंपनी क्या होती है, एक प्राइवेट कंपनी होती है विद मिनिमम एंड मैक्सिमम 1 मेंबर। ओपीसी जो होती है वो एक प्राइवेट कंपनी ही होती है विद मिनिमम एंड मैक्सिमम 1 मेंबर। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम कितने मेंबर होने चाहिए, 2, और मैक्सिमम कितने होने चाहिए, 200। बट ये एक ऐसी प्राइवेट कंपनी है जिसमें मिनिमम और मैक्सिमम मेंबर कितने होंगे, 1 ही होंगे। ओके, जो इसका मेंबर बनेगा, जो भी ओपीसी का मेंबर बनना चाहता है, उसके लिए कुछ कंडीशंस है। मेंबर्स नहीं, मेंबर, हु कैन बिकम दी मेंबर ऑफ ओपीसी। कंडीशन क्या है, सबसे पहली कंडीशन, आपका नेचुरल पर्सन होना जरूरी है, नेचुरल पर्सन ओनली। दूसरा, आप माइनर नहीं हो सकते, आपका मेजर होना जरूरी है। मेजर पता है ना, जिसकी एज कम से कम कितनी हो, 18 साल की हो। गुड। आपका सिटीजन ऑफ इंडिया होना जरूरी है, सिटीजन ऑफ इंडिया होना जरूरी है। आप रेजिडेंट ऑफ इंडिया, आप रेजिडेंट ऑफ इंडिया हो या नहीं हो, इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। एटलीस्ट 120 डेज स्टे होना चाहिए, स्टेड इन इंडिया ड्यूरिंग लास्ट फाइनेंशियल ईयर। ये चारों कंडीशन पूरी होनी जरूरी है। एक भी कंडीशन पूरी नहीं हो रही तो ऐसा बंदा ओपीसी नहीं बना सकता। अगर इन 4 कंडीशन में से एक भी कंडीशन पूरी नहीं हो रही है तो ऐसा बंदा कभी भी ओपीसी नहीं बना पाएगा। समझते हैं, क्या एक प्राइवेट या पब्लिक कंपनी की मेंबर एक कंपनी हो सकती है, एलएलपी हो सकती है? हाँ, हो सकती है। क्या एक कंपनी दूसरी कंपनी के शेयर खरीद सकती है? खरीद सकती है ना। आपने फाउंडेशन में पढ़ा होगा, कंपनी इज कंसीडर्ड एज अ पर्सन, कंपनी इज लाइक अ पर्सन। तो हर वो काम जो हम कर सकते हैं वो एक कंपनी भी कर सकती है। तो एक कंपनी दूसरी कंपनी के शेयर खरीद सकती है।
तो एक आर्टिफिशियल पर्सन कैन बिकम द मेंबर ऑफ द कंपनी। बट यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए, नेचुरल पर्सन होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है भैया कि अ कंपनी एलएलपी कैन नॉट बिकम द मेंबर ऑफ ओपीसी। एक कंपनी या एलएलपी जो है वो कभी भी ओपीसी की मेंबर नहीं हो सकती, ठीक है। माइनर का आप आपने बता ही दिया। सिटीजन ऑफ इंडिया का मतलब क्या है, आपके पास इंडियन सिटीजनशिप है, इसका मतलब आप इंडिया में वोट डाल सकते हो, इंडिया के इलेक्शन में क्या कर सकते हो, वोट डाल सकते हो। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे सिटीजन को क्या दे रखे हैं, कुछ फंडामेंटल राइट दे रखे हैं और कुछ फंडामेंटल ड्यूटी भी है, जैसे राइट टू डू बिजनेस, आप कोई भी बिजनेस कर सकते हो, आप कोई भी रिलीजन एक्सेप्ट कर सकते हो, आप इंडिया में कहीं भी ट्रेवल कर सकते हो, आप इंडिया में कोई भी लैंग्वेज बोल सकते हो, ये सब आपको राइट मिलते हैं, फंडामेंटल राइट, ठीक है। सिटीजन ऑफ इंडिया होने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो आपको इंडिया में पैदा होना पड़ेगा, आप इंडिया में पैदा हो गए तो आप क्या हो, सिटीजन ऑफ इंडिया हो, ठीक है। तो आप सब लोग इंडियन सिटीजन हो, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्या करना पड़ता है, अप्लाई करना पड़ता है। जैसे मान लो कोई बंदा बाहर से आ गया, इंडिया में आ गया और वो अप्लाई करता है कि मुझे सिटीजन बना लो भैया अपने इंडिया का, तो फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सिटीजनशिप दे दे तो बात अलग है। तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना जरूरी है। कोई यूएसए का बंदा आकर इंडिया में ओपीसी बनाना चाहे तो नहीं बना सकता, क्योंकि वो इंडियन सिटीजन नहीं है। जब ये कॉन्सेप्ट आया था ओपीसी का, तब यहां पर लिखा होता था सिटीजन ऑफ इंडिया भी होना चाहिए और रेजिडेंट ऑफ इंडिया भी होना चाहिए। अब कोई पर्सन रेजिडेंट ऑफ इंडिया है या नहीं है, ये कैसे पता लगता है, इनकम टैक्स एक्ट में लिखा हुआ है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 में रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में बता रखा है, और उसमें लिखा हुआ है रेजिडेंट ऑफ इंडिया का मतलब है जिस बंदे ने इंडिया में कम से कम 182 डेज रिजाइड किए हो पिछले फाइनेंशियल ईयर में। देखो, सिटीजन ऑफ इंडिया का होना मतलब कहां पैदा हुए हो, कहां के बंदे हो। रेजिडेंट का मतलब रह कहां रहे हो, रेजिडेंट का सिटीजनशिप से कोई लेना देना नहीं है। रेजिडेंट का मतलब रह कहां रहे हो। जैसे पंजाब में एक प्रजाति पाई जाती है एनआरआई, सुना है क्या, नॉन रेजिडेंट इंडियन। तो इंडियन सिटीजन है बट वो इंडिया में रहते नहीं है। पंजाब में ऐसा ही होता है, पंजाब में ज्यादातर लोग जो है वो फॉरेन जाने के लिए पागल होते हैं। वहां पर तो मोटो चलता है, एक नारा लगता है, हम दो हमारे दो तीसरा हो यूके भेज दो, ठीक है। तो वहां पर ना बहुत क्राउड होता है जो बाहर जाने के लिए, यूएसए, यूके, कनाडा में जाओगे तो आधे तो पंजाब वाले लोग भरे पड़े वहां पर, ठीक है। तो वो इंडियन है बट वो इंडिया में रहते नहीं है, तो इसलिए क्या कहते हैं उनको, एनआरआई, नॉन रेजिडेंट इंडियन। फिर कंपनी एक्ट में एक अमेंडमेंट आई जिसमें लिखा कि रेजिडेंट ऑफ इंडिया है या नहीं है, अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, कम से कम इंडिया में कितने दिन का स्टे होना चाहिए पिछले फाइनेंशियल ईयर में, 120 डेज का, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताओ कि एक एग्जांपल लेके चलते हैं। मिस्टर ए जो है वो नेचुरल पर्सन है, माइनर भी नहीं है, सिटीजन ऑफ इंडिया है, सब कुछ है, ये रिजाइड कर रहा है, रिजाइड्स इन इंडिया फॉर 110 डेज। बताइए क्या ये ओपीसी बना सकता है 130 डेज, क्या ये ओपीसी बना सकता है? मैं मान के चल रहा हूं ऊपर वाली तीनों कंडीशन पूरी हो रही है, फोर्थ कंडीशन के बारे में बात कर रहे हैं। 190 डेज क्या ये ओपीसी बना सकता है, बताओ जी। पहले केस में बना सकता है, दूसरे केस में यस, तीसरे केस में यस। अच्छा बताओ, पहले केस में क्या वो रेजिडेंट ऑफ इंडिया है, नहीं है, ओपीसी नहीं बना सकता। दूसरे केस में रेजिडेंट ऑफ इंडिया है, नहीं है, बट फिर भी ओपीसी क्यों बना सकता है, क्योंकि 120 डेज का स्टे होना जरूरी है, रेजिडेंट ऑफ इंडिया होना कंडीशन नहीं है। अब थर्ड केस में बताओ क्या हो रहा है, सर रेजिडेंट ऑफ इंडिया भी है और ओपीसी भी बना सकता है। आई बात समझ में? कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो भी। आगे चले, तो पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया इसके अंदर, ठीक है, ओके। अच्छा, कंपनी इनकॉर्पोरेशन के बारे में भी आपने फाउंडेशन में पढ़ा होगा।
तो जब हम कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं तो हमें किसके पास जाना होता है डॉक्यूमेंट लेके? आरओसी के पास। ये कार्टून बनाने की आदत डाल लो, धीरे धीरे मैं सारा सिखा दूंगा। मैं बिल्कुल सिंपल कार्टून यूज करूंगा, ठीक है? अच्छा, कंपनी बनाने के लिए जो एप्लीकेशन देता है उसे क्या कहते हैं? सब्सक्राइबर। और ये क्या है? ये है एप्लीकेशन फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। ये किसके पास जाएगी एप्लीकेशन बताओ? आरओसी के पास। आरओसी कौन हुआ? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। गुड। अच्छा, ये पॉइंट पता है आरओसी होता क्या है? ऑफिसर है, चलो ये बात मान लेते हैं कि ऑफिसर है। इंडिया में हर स्टेट का एक आरओसी होगा। इंडिया में हर स्टेट का एक आरओसी होगा, लगभग हर स्टेट का। हरियाणा और दिल्ली छोटे स्टेट माने जाते हैं, इनका आरओसी कॉमन है। तो अगर मुझे हरियाणा में या दिल्ली में कंपनी बनानी है तो मुझे एप्लीकेशन लेके कहां के आरओसी के पास जाना पड़ेगा? जो दिल्ली में बैठा है। अगर मुझे पंजाब में कंपनी बनानी है तो क्या मैं दिल्ली के आरओसी के पास कंपनी एप्लीकेशन लेके जाऊंगा? नहीं, आप अपने एरिया के आरओसी के पास जाओ। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो एरिया बांट रखा है जी। हर स्टेट का लगभग क्या होता है? एक आरओसी होता है। इंडिया में 2 स्टेट ऐसे हैं जहां पर एक से ज्यादा आरओसी है, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। ये स्टेट बहुत बड़े स्टेट है। बड़े स्टेट इन द मेजरमेंट ऑफ एरिया नहीं, एरिया कितना बड़ा है। वहां पर कंपनीज बहुत ज्यादा होती है। महाराष्ट्र कोस्टल एरिया है, समुद्री एरिया, आपको पता होगा ना, जहां पर शिपिंग कंपनीज बहुत ज्यादा मिलेंगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की। और तमिलनाडु भी क्या है? कोस्टल एरिया है, तो पर नंबर ऑफ कंपनीज बहुत ज्यादा होती है। तो आरओसी कहता है भाई मैं कहां कहां जाके मरूं यार, इतनी कंपनियां कहां से दे दी तुमने? तो इन 2 स्टेट में, तमिलनाडु में और महाराष्ट्र में 2 आरओसी है, उनका एरिया ज्यादा ज्यादा बड़ा है। तो इसलिए मैंने वर्ड क्या यूज किया? लगभग हर स्टेट में एक आरओसी होता है। तो आपको क्या करना है? एप्लीकेशन देनी है इनकॉर्पोरेशन के लिए। हाँ, इस एप्लीकेशन के साथ आपको कुछ डॉक्यूमेंट भी देने पड़ते हैं। हाँ, एमओए, क्या देना पड़ता है? एमओए, एओए, कुछ याद आया? मेमोरेंडम ऑफ, अच्छा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या क्या लिखा होता है ये बताओ। हमारी कंपनी का नाम क्या होगा? नेम क्लोज। हमारी कंपनी कहां सिचुएटेड होगी? सिचुएशन क्लोज। हमारी कंपनी का बिजनेस क्या होगा? इसको हम ऑब्जेक्ट क्लोज भी बोलते हैं, पर्पस क्लोज। उसके बाद हमारी कंपनी में मेंबर्स की लायबिलिटी किस चीज से लिमिटेड होगी? बाय शेयर या बाय गारंटी, लायबिलिटी क्लोज। उसके बाद कैपिटल क्लोज, हमारी कंपनी की ऑथोराइज कैपिटल कितनी होगी। और उसके बाद हु आर वी, हम कौन है जो कंपनी बनाना चाहते हैं, सब्सक्रिप्शन क्लोज या एसोसिएशन क्लोज। बट अगर मैं ओपीसी बना रहा हूं तो यहां पर आपको एक एक्स्ट्रा क्लोज भी देना पड़ेगा, और इस क्लोज का नाम क्या होगा? नॉमिनेशन क्लोज। ये सिर्फ और सिर्फ ओपीसी के केस में ही मिलेगा, नहीं तो नॉर्मली एमओए के अंदर 6 क्लोज ही होते हैं, ठीक है? ये नॉमिनेशन क्लोज है। ये नॉमिनेशन क्लोज क्या होता है? चलो अब इसके बारे में समझते हैं। परपेचुअल सक्सेशन के बारे में सुना हुआ है? गुड। सब्सक्राइबर कहता है भाई कल को अगर मैं मर गया तो मेरे बाद ये कंपनी कौन संभालेगा? कहता है सर कंपनी का तो परपेचुअल सक्सेशन होता है ना। कहता भाई ये बात तब अच्छी लगती है जब एक कंपनी में एक से ज्यादा मेंबर हो। कि मान लीजिए कोई पब्लिक कंपनी है, उसमें 100 मेंबर है, 5 मेंबर मर गए, 10 मर गए, बाकी 90 हैं संभालने के लिए। सही बात है। अगर प्राइवेट कंपनी की बात करें, मान लो उसमें 5 मेंबर है, 7 मेंबर है, 2-3 मर गए, तो बाकी मेंबर तो संभालने के लिए है ना। आज संभाल लेंगे सर। बट ओपीसी में मेंबर ही कितने हैं? 1, और मैं ही मर गया तो कंपनी कौन संभालेगा? पॉइंट। तो आपको यहां पर क्या करना पड़ता है? एक बंदे का नाम देकर जाना पड़ेगा। एक बंदे का नाम देकर जाना पड़ेगा कि ये नाम लिख लो भैया नॉमिनेशन क्लोज में। कहते हैं ये कौन है? इसको हम बोलेंगे नॉमिनी। इसे हम क्या बोलेंगे? नॉमिनी। कहते हैं ये क्या करेगा भाई? नॉमिनी बिकम्स मेंबर,
नॉमिनी बिकम्स मेंबर इन द इवेंट ऑफ अगर कल को मेंबर मर गया, मेंबर कहता है कल को अगर मैं मर गया, लुढ़क गया, मेंबर्स डेथ और इनकेपेसिटी, मरा तो नहीं हूं बट फॉर एग्जाम्पल कोमा में चला गया, मेडिकली अनफिट हो गया, तो मेरे डेथ के केस में या इनकेपेसिटी के केस में नॉमिनी जो है वो कंपनी का क्या बन जाएगा, मेंबर बन जाएगा, ये संभालेगा कंपनी। ठीक है, ये आपको नॉमिनेशन क्लोज में लिख कर देना कंपलसरी होता है। क्लियर? दो बातें। सबसे पहली बात, आरओसी कहता है ये तो तुम कह रहे हो कि ये अगर कल को तुम मर गए तो ये बंदा कंपनी संभाल लेगा, इससे भी तो पूछवा दो कि कल को तुम मर गए तो कंपनी को चलाने के लिए ये तैयार है या नहीं है। तो जिसको आप नॉमिनी बना रहे हो उसका क्या लगेगा साथ में, कंसेंट लेटर। क्या लगेगा, कंसेंट लेटर ऑफ नॉमिनी, साइन किया हुआ डॉक्यूमेंट इसका कि हां कल को मेंबर मर गया तो इस ओपीसी को मैं संभालने के लिए तैयार हूं, ये कंसेंट लेटर भी लगेगा। क्लियर? नॉमिनी कौन बन सकता है इसके बारे में भी कंडीशंस दे रखी है। सबसे पहले ओनली नेचुरल पर्सन कैन बिकम नॉमिनी, ओनली नेचुरल पर्सन। ठीक है, जो माइनर ना हो, जो माइनर ना हो, जो सिटीजन ऑफ इंडिया हो और इंडिया में रेजिडेंट ऑफ इंडिया है या नहीं है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, एटलीस्ट 120 डेज का क्या होना चाहिए, स्टे होना चाहिए। क्या आपको ये चारों कंडीशन कहीं पड़ी हुई याद आ रही है? किसकी कंडीशन थी बोलो? मेंबर बनने की, ओपीसी का मेंबर बनने की। सेम कंडीशन नॉमिनी पे क्यों अप्लाई हो रही है बताओ? क्योंकि मेंबर ही तो बनने वाला है। ये क्या बनने वाला है? ये मेंबर बनने वाला है भाई। तो इसकी कंडीशन मेंबर की कंडीशन से अलग कैसे हो सकती है? इसलिए नॉमिनी और मेंबर की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सेम है। पॉइंट समझ में आ गया? ये नोट हो गया? आज का टाइम मेरे ख्याल से खत्म हो गया, अभी कल इसको कंटिन्यू करेंगे बेटा। मैं ये डॉक्यूमेंट आपको शेयर करवा देता हूं। आपके ग्रुप में डलवा दूंगा और लिंक पे भी डलवा दूंगा, ठीक है? कल नोटबुक लेके आनी है और आपके जब तक आपका रिजल्ट आएगा तब तक आपका लॉ का 1/3 सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा। तो ऐसा नहीं है कि रिजल्ट से पहले बिल्कुल आराम आराम से चलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मल स्पीड मेंटेन करके रखेंगे, ठीक है? और रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, टेंशन मत लो।